नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे थे चांदपुर की चंदा। पिछले अध्याय में हमने सुना कि बारिश की बूंदों के बीच चांदपुर की गलियां सिसक रही है। झांझा बाबा का दर्द बढ़ता जा रहा है। पूनम की आंखें इंतजार में सूख चुकी है और पिंकी अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही है। उधर मंटू कहीं गायब है। क्या वो लौटेगा? क्या इस तूफान के बाद कोई सवेरा होगा? आइए जानते हैं आगे की कहानी। चांदपुर की चंदा, अध्याय 13। 15 दिन से लगातार बारिश, बेहिसाब बारिश। सुबह हो गई है लेकिन अंधेरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। न जाने किस देश के बादलों ने चांदपुर के आसमान को ढक लिया है। इस निचाट निस्तब्धता में अचानक हवा तेज हो जाती है। पानी की बौछार तीर की तरह देह पर लगने लगती है। मड़ई में हुक्का पी रही हेमवंती देवी के हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। हे सरजू माई, रहम कर माई। इधर 90 साल के ननकिशोर का मुंह जेठ के खेत की तरह सूख रहा है। बहुत हिम्मत के बाद लाठी के सहारे उठते हैं। टूटा चश्मा ठीक करते हुए हाथ को बरौनी से लगाकर आसमान की तरफ झांकते हैं और फिर हताश होकर बैठ जाते हैं। आंखों के सामने सरयू नदी का मंजर बूढ़ी हो रही पुतलियों को कपा देता है। न जाने कहां कहां से घास, फूस, टायर, लकड़ी, खटिया और बक्से बहते हुए चले आ रहे हैं। दियारे के हजारों बीघे खेत जलमग्न हो रहे हैं। जिधर भी आंख उठती है पानी ही नजर आता है। बहुत दूर एक नाव दिखती है। गमछा और छाता लिए एक नाविक बांस के सहारे नाव को धीरे धीरे खींचता चला आ रहा है, मानो इस तटविहीन बौखलाई नदी में संतुलन की साधना करके लौट रहा हो। उसकी आंखों में न भय है, न ही चेहरे पर चिंता। हाथ किसी कुशल साजिंदे जैसे चल रहे हैं। नाव की दरारों में रखी रेडियो से आवाज आ रही है, मंगल भवन अमंगल हारी। अचानक आसमान में बिजली चमकती है। रेडियो खरखराने लगता है। नाव हिलने लगती है। नाविक खड़े होकर नाव को संभालता है। तब तक किसी के पुकारने की आवाज आती है। ए हीरामन, हीरामन होई। अरे सुनाओ, हम उमेश। ए हीरामन भैया है ने आवा हो। हीरामन के कान में जैसे ही आवाज पड़ती है उसके हाथ तेज तेज चलने लगते हैं। आखिर उमेश को क्या हुआ? कोई बात तो नहीं हो गई? हीरामन टकटकी लगाए उसी तरफ देख रहा है। पता चला है कि आज सुबह सुबह उमेश अपना घर उजाड़ रहे हैं। पिंकी के होंठों पर पपड़ी है और माथे पर पसीना। आंखें आंसुओं से पथरा गई हैं। आखिर जिस घर को बनाने में चाचा ने पसीना जला दिया हो उसे उजाड़ने के लिए करेजा को पत्थर करना पड़ेगा ना। हीरामन ने नाव को घर के आगे लगा दिया। मैना चाची चिल्ला रही है, रे पिंकिया का खड़ा होके देख रही रे। जल्दी जल्दी घर से अटैची, बक्सा, आलमारी, खटिया, बिछौना, बर्तन सब निकाल। उमेश खिसियाते हैं, रे पिंकिया बक्सा छोड़ पहले माई और भौजी को संभाल। पिंकी का दिल दिमाग तो गुड़िया की शादी के बाद ही काम करना बंद कर चुके हैं। लेकिन सरजू के पानी की तरह मलिन हो रहे माँ और दादी के चेहरे को देखकर पैर भी जवाब दे रहे हैं। आजी को एक तरफ से पूनम उठा रही है तो दूसरी तरफ माँ को पिंकी। लेकिन दिल है कि बैठा जा रहा है। वही चिंता सता रही है। हे ईश्वर, अब आगे क्या होगा? हीरामन नाव में बीड़ी पीते हुए उमेश को डांट रहा है। ए उमेश, माई को गोदी में उठा लो। उमेश किस्नावती को गोदी में उठा रहे हैं। जर्जर अस्थि पिंजर हो चुका शरीर खांसने की वजह से हिल रहा है। आजी और माई को लेकर पूनम नाव में बैठ गई है। नाव चल रही है। हीरामन रेडियो से आ रही रामचरित मानस की चौपाइयों में खो गया है। इधर पिंकी आंगन में आ गई है। आकर देख रही है कि आंगन में ठेहुन तक पानी उतर आया है। बारिश तेज होती जा रही है। उसके सामने है कबूतर का घोंसला, अड़हुल के फूल, मेहंदी का पेड़, तुलसी जी का चौरा, पूनम की शादी में घर की दीवारों पर बना कोहबर। ये सब पूछ रहे हैं,
क्या हम भी डूब जाएंगे? कहीं से कोई जवाब नहीं आता। उमेश चिल्लाते हैं, रे पिंकिया, कहाँ सोच रही है, जल्दी चल। पिंकी कांपती है, देखती है कि गाय गोरू भी कांप रहे हैं। क्या बड़े क्या बूढ़े, सबके चेहरे की रौनक गायब है। उन बच्चों की आंखें भी खामोश है, जिन्होंने अपनी बांस के कोपल जैसी आंख से दुनिया को देखना शुरू किया है। किसी ने हाथों में लट्टू थाम लिया है तो किसी ने टायर वाली गाड़ी। गोलुआ के पापा डांट रहे हैं, इसको लेकर कहाँ जाओगे? है कहीं जगह टायर नचाने और लट्टू खेलने की? गोलुआ रोता है, बड़े बड़ों को समझ नहीं आता है कि आखिर इन बच्चों को कैसे बताएं कि बेटा तुम एक ऐसे गांव में पैदा हुए हो जहां हर साल बाढ़ आती है और आदमी हर साल खिलौना बन जाता है। उधर चांदपुर चट्टी पर खेदन अभी चूल्हा जला रहा है। पता चला है कि बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के एक बड़े अधिकारी अपने सरकारी गाड़ी से टीएस बांध का मुआयना करने आए हैं। साथ में 2-4 अर्दली और एक दो समाज सेवी भी है। समाज सेवी पत्रकारों के आने का इंतजार कर रहे हैं। गांव के हर आदमी की आंखें सवाल कर रही है। हर आदमी अपना सामान लेकर भाग रहा है। बांध पर रह रहकर जानवरों को हाँकने की आवाजें आ रही है। अधिकारी जी तोन सहला रहे हैं, देखिए भाई, आप लोग तो जानते ही हैं कि बाढ़ आने से पहले प्रत्येक बाढ़ पीड़ित इलाके में लाखों रुपए के पत्थर गिराए जाते हैं। लेकिन क्या करेंगे, इस बार टेंडर पास होने में ही समय लग गया, वरना हालात नियंत्रण में होते। टेंडर का नाम सुनते ही चाय के साथ खेदन का माथा भी उबलने लगा है। चुप रहिए सर, साफ कहिए कि ऊपर से नीचे तक कमीशन तय नहीं हो पा रहा था, इसलिए टेंडर में देरी हो गई। 3 दिन पहले ही तो आकाशवाणी गोरखपुर से खबर आई कि बलिया में सरजू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चांदपुर बैराज पर खतरा बढ़ने की संभावना है, लेकिन आप लोग उधर मैनेजर साहब के साथ मीटिंग करते रहे और इधर चांदपुर डूबता रहा। अधिकारी साहब खेदन के हुलिये का निरीक्षण कर रहे हैं। अरे भाई, हमको मत बताइए, हमको सब पता है। कल ही तो डीएम साहब ने आदेश दिया कि आज दोपहर तक सब लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, वरना चांदपुर कभी भी डूब सकता है। खेदन के कान से पसीना आ रहा है। बस करिए महाराज, बस। वही 50 सालों से चली आ रही बात, वही सुरक्षित स्थान, वही बाढ़ राहत, वही आपदा नियंत्रण। यही सुनते सुनते तो न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां गुजर गई। आज चांदपुर के बच्चे बच्चे को एबीसीडी और गिनती पहाड़ा से पहले आपके ये 3-4 जुमले याद हो जाते हैं। एप्पल मनी सेव होता है कि केला होता है, ये तो उनको पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जान जाते हैं कि सुरक्षित स्थान का मतलब चांदपुर की बांध पर बनी सड़क होता है और सड़क के दोनों किनारे बने प्लास्टिक के घर राहत शिविर कहे जाते हैं। आपदा नियंत्रण उसको कहा जाता है जिसमें अफसरों, नेताओं और समाज सेवियों की मौज होती है। कहिए, कुछ गलत बोले हैं तो? खेदन को खिसियाता देखकर अधिकारी साहब को जम्हाई आ रही है। उनके साथ एक स्थानीय पत्रकार सिगरेट की कश ले रहे हैं। दीना हाथ जोड़कर अधिकारी जी के सामने खड़ा है। सर, सरजू इस पार के 10 गांव और उस पार के 12 से 14 गांव डूब रहे हैं और न ही सरकारी नावें अब तक आई हैं, न ही भोजन पानी का इंतजाम हुआ है। आप बताइए, 2 दिनों से जानवर भूखे चिल्ला रहे हैं। जमीन दिखती नहीं कि घास फूस खा सके, भूसा पानी में तैर रहा है। जिसके पास भूसा है वो अलगे नवाबी झाड़ रहा है। लोग क्या करें? लोगों को गोली मारिए। पहले आप चुप रहिए। आप लोग आदमी हैं कि शिकायत पे टिका? तब से बकर बकर बोले जा रहे हैं। अधिकारी जी अपने अर्दली को डांट कर अपनी खोपड़ी खुजा रहे हैं कि कहाँ चाय पीने बैठा दिया जी हमको, और कोई दुकान नहीं दिखी क्या तुमको? अर्दली कान में ईयरफोन लगाकर अपनी सरहज का हाल चाल ले रहा है। इधर खेदन की चाय खौल चुकी है और उसका माथा भी। अचानक एक समाज सेवी जी हाँफते हुए कहीं से आ रहे हैं। सर, एक फोटो हो जाता तो ठीक रहता। मेरा 11 बजे से एक जगह और प्रोग्राम है। खेदन उसे घूरता है। अरे तो जाइए ना,
कौन यहाँ रोक रहा है आपको? पास में खड़ा एक पत्रकार खेदन के खतरनाक मूड से वाकिफ है। वो समाज सेवी को साइड करके झट से बात बदल रहा है। छोड़िए खेदन जी, कहिए झाझा बाबा की तबीयत कैसी है अब? अखबार में हम पढ़े थे कि कुछ अराजक तत्वों ने उनको पीट दिया है। क्या हुआ उस मामले में? किस पर केस हुआ है? रमेशर जी कहाँ हैं आजकल? खेदन चुप हो गया है। आजकल इस विषय के सवालों पर चारों तरफ चुप्पी ही रहती है। कोई किसी से कुछ न कहता है, न ही सुनता है। दुकान का माहौल अब गंभीर हो रहा है। अधिकारी महोदय सबको अनसुनाकर सिगरेट जला रहे हैं। इधर प्लास्टिक की बोरी ओढ़कर हाथों में छाता और कंधे पर डंडा लिए एक छोटा सा लड़का अपनी बकरियों को हाँक रहा है। तीर की तरह लगती बौछार से बकरियां मिमिया रही है, लेकिन लड़का उनको हाँकता जा रहा है। बकरियां चली जा रही हैं उस चांदपुर बांध की तरफ, जहां एक नया चांदपुर बस रहा है। प्लास्टिक के तंबू वाला चांदपुर। 50 से ज्यादा घर देखते ही देखते इन प्लास्टिक के तंबुओं में आ गए हैं। जिनके बड़े परिवार हैं, उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ शरण लिया है, लेकिन जो कहीं जा नहीं सकते, वो सब इन्हीं अस्थाई तंबुओं झोपड़ियों में सामान रख रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि किसान के घर का सामान एक झोपड़ी में कैसे आएगा? इस समस्या का समाधान खोजा गया है और गांव में जिनके ऊंचे छत है, उनकी छत पर सामान रख दिया गया है। बाकी रोजमर्रा की जरूरत वाला सामान झोपड़ी में आ गया है। प्रदीप माँ चिल्ला रहा है, रे गुड्डुआ, आजी का हुक्का कैसे छूट गया रे? आजी खिसियाती है, रे दोगलवा, कवनो डेंगी मिले तब जाके ले आओ रे। हुक्का लाने के लिए फिर हीरामन को बुलाया जा रहा है। तब तक पता चल रहा है कि मनोज की माई ने जो घर में सुग्गा पोसा था, वो जल्दीबाजी में वही छूट गया है। अब तो मनोज की माई रो रही है, अरे सुगना को जाकर लाओ रे। सुगना को लाने के लिए बड़का का भाई छोटका जा रहा है। मनोज के बाबूजी मनोज की माई को समझा रही है, जनावर को विपत अंदाज पहले ही हो जाता है रे मनोजवा की माई। सुगना कल से ही खाना पीना बोलना सब छोड़ दिया था। लीजिए, दीना चौधरी कहीं से एक टाली बांस काट कर लाए हैं। आंखों के सामने नायाब मंजर है। क्या दोस्त क्या दुश्मन, सबको अस्थाई घर बनाने के लिए बांस दिया जा रहा है। इसी बांस, मूज, प्लास्टिक, तिरपाल और उम्मीदों के सहारे बाढ़ पीड़ितों की नई बस्ती तैयार हो रही है। चांदपुर नई बस्ती। इसी नई बस्ती से रोज सैकड़ों जोड़ी आंखें दियारे की तरफ टुकुर टुकुर देखेंगी सरयू नदी का तांडव। अपने टूटते घर और डूबते सपने, बनते दरवाजे और टूटते गेट, ढहती दालान और उजड़ती छत। फिर एक नया चांदपुर बसेगा, पुराना चांदपुर उजड़ेगा। लेकिन ये सब तो अब आदत हो चुकी है जी। इसमें नया क्या है? ये तो हर साल की बात है। चांदपुर की किस्मत में कुछ नया भले ना हो, लेकिन हर साल बाढ़ के समय चांदपुर के आगे नया जरूर लग जाता है। यही नया चांदपुर पुराने चांदपुर का प्रारब्ध है। अभी अभी बलिया जिला मुख्यालय से समाचार आया है कि सरयू 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। 1-2 दिन में हालात और खराब होंगे। टीएस बांध टूटने की नौबत आ सकती है। दीना समाचार सुनाकर विकराल होती सरयू की तरफ देख रहा है। कहीं दूर एक मरी हुई भैंस बहती जा रही है। सड़क पर खड़े कुत्ते उसे ललचाई आंखों से देखते हैं और जीभ निकालकर भौंकते हैं। दीना की माई ने सिर पीट लिया है। अरे बाप हो बाप, किसका सिन्होरा बहकर जा रहा है रे? सुहाग का सेनूर न बचा सकी कौन अभागिन है रे? बच्चे फिर से रो रहे हैं। अब आइस पाइस कैसे खेलेंगे? मम्मियां मार रही है, रे मुआना, यहाँ आदमी का जीव सांसत में है, तुमको खेल तमाशा दिख रहा है। 2-4 थप्पड़ खाकर सब दुबके हैं। बाकी जवान लड़कों ने इधर उधर शरण ली है। टाइम पास कैसे होगा, इसके लिए सत्य प्रकाश ने ताश और लूडो की व्यवस्था की है। फ्रैंकन की दुकान से सीडी और बैटरी लाया गया है। आज रात सनी देवला और मिथुना की फिल्म देखी जाएगी और फिर लिट्टी चोखा खाकर कुंवारी दुल्हन देखा जाएगा। लेकिन चांदपुर की लड़कियां बहुत उदास है।
ममता पूछती है संगीता से, अरे संगीतवा, जो झूला सावन में लगा था वो अब डूब गया होगा ना? जहाँ गोधन बाबा कुटाते थे, जहाँ पिड़िया लगता था, जहाँ बहुरा की कथा होती थी, वो सबका क्या होगा? संगीता चुप रहती है। देखते ही देखते सांझ हो गई है, लेकिन ये क्या? मंटू अभी तक सामान ढो रहा है, साथ में राकेश भी है। ये दोनों कहाँ से आ गए जी? ये दोनों तो गायब थे। क्या रमेशर का घर भी डूब गया है? आसपास की दर्जनों आंखें आपस में यही सवाल पूछ रही हैं। इधर रमेशर खिसिया रहे हैं, रे राकेश, तुम्हारे बाबूजी अकेले डेंगी चला रहे हैं, तुम काहे नहीं जा रहे हो रे? राकेश चुप है कि आखिर कैसे चला जाए, कैसे कहे कि गुड़िया की शादी में जब से झगड़ा हुआ है तब से मंटू को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। बहुत ही डर लगता है, क्या पता कब यहाँ कौन क्या कर दे। उधर पिंकी ने भी अपने अस्थाई घर में गृहस्थी जमा दी है। 2 मड़ई डली है, एक में पिंकी और पूनम, दूसरे में आजी और माई। चाचा तो रात को प्राइमरी स्कूल के छत पर ही सोएंगे, या फिर झांझा बाबा की दालान ही शरण स्थली है, लेकिन चाचा वहां जाकर रमेशर को कैसे मुंह दिखाएंगे? पूनम और पिंकी के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर कहाँ से लाएंगे? पिंकी यह सोचकर उदास है। बस इस विपत्ति में संतोष की बात यही है कि आज चाची सोनू को लेकर अपने नहर चली गई। अब बस आजी, पिंकी, पूनम और चाचा ही तो बचे हैं। ये सोचकर पिंकी की आंखों ने चमकना शुरू किया है। हे भगवान, अच्छा हुआ ये आफत चली गई। अब तो बाढ़ क्या, समुद्री तूफान भी आ जाए तो पिंकी झेल लेगी। पिंकी के कानों में कहीं से आवाज आ रही है, ए मौसा छोड़ दीजिए, ए मौसी तुम चुपचाप बैठो, हम ठीक कर रहे हैं। पिंकी की सांसें थम रही हैं। ये तो वही चिर परिचित सी आवाज है। क्या मंटू पड़ोस में आ गया? बाप रे! पिंकी की धड़कन तेज हो रही है, हाथ जुड़ रहे हैं। वाह रे सरजू माई, गांव के 2 कोने पर बसे 2 घरों को आज आपने पड़ोसी बना दिया। लेकिन कल से क्या होगा? मर्यादा और प्रेम की समानांतर उठती दीवारों का क्या होगा? ये तो बोर्ड परीक्षा से भी कठिन परीक्षा की घड़ी आ गई। हे शिवजी, पिंकी की रक्षा करना। इधर सड़क पर पत्रकार साहब का एक कैमरा चमकता जा रहा है। एक समाज सेवी खड़े हैं। एक जन लखनऊ से आए हैं। देखिए, हम टीवी चैनल के पत्रकार हैं, हमारी रिपोर्ट का सरकार पर असर बहुत ज्यादा होगा। लोकल पत्रकार खेदन से प्रेरणा लेकर खिसिया रहा है, तो हम लोग क्या चूतिया है? एक कैमरा और माइक लेकर 30 मार खान मत बनिए। कलम तलवार से ज्यादा धारदार होती है। वो शेर नहीं सुने हैं का? तलवार मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। टीवी वाले चुप हो गए। समाज सेवी जी परेशान हो गए। इस सर, आप लोग आपस में मत लड़िए, वरना मेरे जैसे गरीब समाज सेवी का क्या होगा? ठीक है, ठीक है, आइए फोटो खिंचवाइए। फिलहाल फोटो सेशन चल रहा है। समाज सेवी जी अपना बाल ठीक करके फोटो जर्नलिस्ट जी को फ्रेम समझा रहे हैं। उनके हाथ में एक दर्जन केला और एक टॉर्च है। फ्रेम सही किया जा रहा है। केला कौन लेगा जी? केला कौन लेगा रे रामधन? पहले रामधनी केला ले रहे थे, लेकिन अब उनकी माई को बुलाया गया है। पत्रकार ने कहा है कि उनके साथ ज्यादा अच्छा फोटो आएगा, फ्रेम ठीक जमेगा। समाज सेवी जी ने पोज पर पोज दे दिया है, लेकिन समाज सेवी जी ने बेचैन होकर चुपके से पत्रकार जी को एक 500 का नोट पकड़ा दिया है। देखिए सर, कल कैसे भी फोटो छप जाए। पिछली बार की बाढ़ में एंटी पार्टी का फोटो 4 दिन तक आया और हमारा 1 को दिन नहीं आया। ऐसे करिएगा आप लोग। पत्रकार महोदय मुस्कुरा रहे हैं। चलते हैं सर, अब कल आएंगे। इधर रमावती और रमेशर का अस्थाई घर तो बन गया, लेकिन मन गहरी उदासी में डूब गया है। आज गुड़िया ने चिट्ठी भेजी है। सेहतवार का बजाज चिट्ठी लेकर आया है। रमावती परेशान है कि मंटुआ आए तो चिट्ठी पढ़कर गुड़िया का समाचार सुनाए, लेकिन न जाने ये लड़का सामान पटक कर कहाँ गायब हो गया है। एक क्षण उसका घोड़ कहीं टिकता नहीं है। रमेशर चिट्ठी हाथ में लेकर रख देते हैं। मंटुआ आए तो पढ़वा लो, हमरे बस की बात नहीं है। रमावती की आंखें नम हो जाती हैं। वो तो नाव से कहीं चला गया, पता न कब आएगा।
रमेसर दीना की पुजवा को बुला लाए हैं। रे पुजवा, ये चिट्ठी बांच तक। पूजा चिट्ठी खोल रही है। कागज पर अक्षरों को देखते ही रमावती की आंखों में उत्सुकता और भावुकता की बाढ़ आ गई है। सेवा में माय बाबूजी, सोचती सिरी उपमा, जोग लिखी माँ जी को प्रणाम है। डी बाबा काली माई से कुशलता की कामना करते हुए यही मनाते हैं कि तुम और बाबूजी मंटू सब लोग ठीक रहे। रे माई, सावन बीत रहा है, बाबूजी झांकने नहीं आए, नहीं मंटुआ को भेजे। हम रोज उंगली पर दिन गिन रहे हैं कि अब कोई चांदपुर से आएगा, अब आएगा, लेकिन एक कौवा तक नहीं आया। ए माई, अब किसे बताइयो कि ननद और जेठानी का ताना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिन भर कान में गरम शीशा डालकर सुनते रहते हैं। कभी सास कहती है कि सोफा नहीं मिला, तो ननद कहती है कि फ्रिज और टीवी सस्ता है। जेठानी मुंह चमका रही है कि पलंग भी ठीक नहीं है, बक्से में बढ़िया साड़ी तक नहीं है। ससुर कह रहे हैं कि दलित दरों ने तीज भी नहीं भेजा। ए माई, क्या करूं, रोज सुबह सांस सह लेती हूँ और बाबूजी को याद करके रो लेती हूँ। तुम ही बताओ, बाबूजी मार पीट या केस मुकदमा से नाराज है कि अपनी बेटी से भी नाराज है? जब यही करना था तो क्या जरूरत थी शादी के दिन सुबह पंचायत बटोरकर हमारा विदाई करने की? जब केस मुकदमा हो रहा था तो हमको वही रख लिए होते। अब तो हमारा जीवन सांसद में फंस गया है। दिन रात घर का सारा काम करते हैं, हर तरीके से सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का मुंह सीधा नहीं रहता है। रे माई, ऐसा कौन सा कमी है मेरे में, समझ में नहीं आता है। देखना, आज 1 महीने से चिट्ठी लिख कर रखे थे कि कोई आए तो तुम्हारे पास भेजे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था किससे भेजे। कल संजोग था कि अपना बचवा आया था साड़ी बेचने। उसकी आवाज सुनकर जान में जान आई। हम जल्दी जल्दी चिट्ठी भेजवाए कि चांदपुर जाना तो हमारे घर दे देना। अरे माई, तुम्हारे दामाद तो बहुत दारू पीते हैं, बाबूजी से पूछना क्या यही देखे थे ब्याह करने से पहले। एक दिन तो बाप बेटा दोनों अपने में झगड़ा कर लिया कि चांदपुर वाले पूरा दहेज नहीं दिए हैं। ऊपर से कोर्ट कचहरी का मुंह देखवा दिए कि इस कलंकिन को जल्दी से चांदपुर पहुंचाओ, तभी पूरा दहेज मिलेगा। ए माई, उस दिन के बाद मैंने खाना छोड़ दिया। रो रो कर तकिया भीग गया। दिन भर काम करती रही और रात भर रोती रही। लेकिन जाने दो, तुम चिंता मत करना, हम ठीक हैं। बस तुमको देखने का मन कर रहा है। मंटुआ आवारा से कहना कि गुड़िया इतनी बलाय नहीं थी जितना बाबूजी हमको समझते हैं। वो तो कम से कम आकर किसी दिन घूम जाए, बाकी सब ठीक है। रे माई, अपना ख्याल रखना, मोदी को टाइम से रोटी देते रहना और बड़की माई को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी बेटी गुड़िया, सुरेमनपुर। चिट्ठी पढ़कर रमावती रो रही है और पूजा भी। रमेसर की हिम्मत न हुई कि पूरा सुन सके। वो उठकर बीच में ही बाहर चले गए। इधर अभी अभी आकर दरवाजे पर खड़े हुए मंटू की आंखें भी नम हो गई हैं। गुड़िया की विदाई में भी इतने आंसू न आए जितने आज आ रहे हैं। रमावती ने सिर पकड़ लिया है। हे काली माई, ये गवन जन्म का पाप था जो ऐसे दहेज लोभी के घर में बेटी की शादी हो गई। मौसी की हालत देखकर मंटू की आंखें बरस रही है। इधर आसमान ने बरसना बंद कर दिया है। उमस के साथ गर्मी बढ़ रही है। बांध के एक कोने में मैनेजर साहब और डब्लू नेता की आवाज सुनाई दे रही है। मंटू सतर्क हो गया है। उसके पैर कांप रहे हैं। चांदपुर में हल्ला हो गया कि डब्लूआ अब मंटुआ को यहाँ से भगाना चाहता है। कारण क्या है पता नहीं। डब्लू के साथ वो नेताजी भी है जो सरस्वती पूजा में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। दक्षिण टोला के मंगरा के बाबूजी उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। ए मालिक, स्कूल पर एक हैंड पंप है, नहीं तो फिर मठिया पर पानी भरना पड़ता है। यहाँ से पानी भरने के लिए रोज किचाइन हो रहा है। इसी कारण से सब लोग रिश्तेदारों के यहाँ भाग रहे हैं। हम लोग गाय गुरु छोड़कर कहाँ जाएं? बताइए सरकार, कुछ व्यवस्था हो सरकार। नेताजी गुटखा खाकर सिर हिला रहे हैं। आप लोग चिंता न करें, बहुत जल्दी खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी।
कुछ छुटभैये नेताजी के साथ टॉर्च लेकर घूम रहे हैं। उनकी अलग ही मंत्रणा चल रही है। यार डब्लू, हम तो कह रहे हैं कि कल विधायक जी का यहीं पर एक जनता मिलन का प्रोग्राम रख दिया जाए। डब्लू सिर हिला रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले साल बाढ़ तो चुनाव के बाद ही आएगी। बिल्कुल, आज ही हम डेट फाइनल करते हैं। अरे भाई, जल्दीबाजी मत करो। नेताजी के दिमाग में चांदपुर के लिए बहुत बड़ा योजना है। ऐसा योजना कि गांव की हर बेटी का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन उसका खुलासा बाद में होगा, बाद में। नेताजी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। पता चला है कि आज बाढ़ विभाग से ठेका लेकर बांध पर बोल्डर गिराने वाले ठेकेदार के यहाँ जन्मदिन की पार्टी है। डब्लू नेता और मैनेजर साहब को भी निमंत्रण मिला है। साथ में बित्तन और मनोहर मास्टर भी जा रहे हैं। उधर झींगुर, कीट पतंगों और मेढकों का बोलना तेज हो गया है। सरजू नदी के पानी का बहाव साफ साफ सुनाई दे रहा है। आंखों में आंसू लेकर सोया मंटू दरवाजे पर बने प्लास्टिक की बोरी का पर्दा गिरा रहा है। लेकिन चिंता के मारे उसकी पलकें नहीं गिर रही है। एक और मौसी सोई है, दूसरी तरफ मंटू। लेकिन गुड़िया की चिट्ठी के बाद दोनों की आंखों से नींद गायब है। इधर पिंकी अपने मड़ैया में दिया जला रही है। लेकिन ये क्या, माथा जलने लगा है। उसका स्कूल बैग कहाँ है? कहीं छूट तो नहीं गया उसी खूंटी पर? कहीं जल्दी जल्दी में वो भूल तो नहीं गई? ये सोचकर पिंकी सुन्न पड़ गई है। पागलों की तरह एक एक चीजों को उलट पलट कर देख रही है। पूनम पूछ रही है, का हुआ रे? का भड़भड़ा रही है इतनी रात को? काहे बेचैन हो? पिंकी कांपते हैं। पूनम से क्या कहे, समझ के बाहर है। अब तो कॉपी किताब के नाम पर एक रफ और पेन के सिवाय कुछ भी तो नहीं बचा है। आंखें उसकी भीग उठी है। दिए की बाती पर पानी की फुहारें पड़ रही है। दिल धक्क से पूछता है, क्या उसका काव्य संकलन भी बाढ़ में बह गया होगा? पिंकी निरुत्तर हो जाती है। पूनम समझ गई है। अरे पगली, चुप रह। कल सुबह हीरामन चाचा की नाव लेकर स्कूल बैग लेती आना। वो तो खूंटी पर टंगा था। इतना जल्दी थोड़े बह जाएगा। दीदी की इस आश्वस्ति से पिंकी के दिल में उम्मीद का एक दिया जला है। दिल कहता है, हाँ दीदी, वो तो खूंटी पर टंगा था। उसमें पिंकी की वर्षों की साधना थी। आखिर वो कैसे डूब सकता है? लेकिन फिर उदासी गाड़ी होने लगती है। उसे पूनम की आश्वस्ति पर तो भरोसा है, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं। कुछ भी हो सकता है। रात गहरा रही है। बिजली चमकने लगी है। आसपास की आवाजें शांत हो रही हैं। बारिश और मेढकों के बीच एक शीत युद्ध चल रहा है। बीच बीच में जैसी ही टिटहरी बोलती है, पिंकी कांप जाती है। अचानक उसकी खोई चेतना वापस लौट आई। उसने हाथ में एक कागज उठा लिया। सांझ को झाड़ू लगाते समय प्रदीप का छोटका बबुआ दे गया। लेकिन घर संभालने के चक्कर में वो पढ़ न पाई। दिल धक से हो रहा है। मंटू ने लिखा है, ए पिंकी, हम कल ठीक रात को 12 बजे नाव लेकर बांध पर इंतजार करेंगे। पिंकी की भौहें तन गई। पलकें झपकना भूल गई हैं। होंठ सिल गए हैं। माथा जलने लगा। उसने पन्ने को मोड़ लिया। हे भगवान, कल 12 बजे? पागल हो गया है ये लड़का। कहाँ लेकर जाएगा नाव से हमको? ना ना, ये सब पिंकी से नहीं होगा। पिंकी के हृदय में द्वंद की लहरें नाचने लगती है। नींद ने आंखों से दुश्मनी कर ली है। प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्वों में खोई पिंकी करवट बदलकर दिए की तरफ देखने लगी है। देखते ही देखते महादेवी जी की लाइनें होठों पर उग आई है। कह न ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी। आग हो उर में, तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जाग तुझको दूर जाना। ये थी चांदपुर की चंदा की अध्याय 13। पिंकी और मंटू के सामने जो सवाल खड़े हुए, क्या आपने भी उनके जवाब खोजने की कोशिश की? क्या पिंकी जाएगी? क्या मंटू सच में आएगा? क्या बाढ़ के बीच उनके सपनों की लौ जलती रहेगी?
या हालात उन्हें निगल जाएंगे? इन सवालों के जवाब आपको मिलेगी कहानी के अगले अध्याय में। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों का सफरनामा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट पे जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।